हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से सीटेट दिसंबर की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें, ताकि सीटेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अपडेट आए या कोई क्लास आए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में हम सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 30 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को बताना होगा कि 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको 20 क्वेश्चन जरूर सही करने होंगे अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है सीडीपी में। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना होगा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बच्चों के विकास का क्रम है। तो आपको बताना है बच्चों के विकास का क्रम है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, यानी दूसरा ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आपका अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो आप सभी लोग बताएं भाई, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो परिवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रहते हैं। संवेदी चालक अवस्था की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी को बताना होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, तो एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बाकी गतिविधि, अन्वेषण, जैविक परिपक्वता ये सभी निभाते हैं जीन पियाजे के अनुसार। बाकी भाषा जो है नहीं हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हार्वर्ड गार्डन से संबंधित है। यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया। तो आप सभी को बताना होगा यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। तो जहाँ पर सांस्कृतिक की बात आ जाए वहाँ पर लेओ वागोत्स्की सही हो जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा पाड़, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं, यानी पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर पहले खाली स्थान दिए गए, उसके बाद वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो बताइए भाई, जो स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं तो कौन होते हैं? तर्क गणितीय बुद्धि होती है उनके पास, की शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है, कि अंतर व्यक्तिक बुद्धि, की संगीतमय बुद्धि? तो आपको बताना होगा। तो उसके पास जो है आप सभी को पता है, यहाँ पर पूछा गया है स्वर, लय, ताल, तो जिसके अंदर पाया जाता है उसके अंदर संगीतमय बुद्धि होती है, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कई सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही सेम सिलेबस पैटर्न पर पेपर बनता है। तो आप सभी लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नया क्वेश्चन बनेगा, सब वही रिपीट होते रहते हैं। तो आपको अगर सीटेट एक बार में ही पास होना है या कई बार से देते देते आप लोग थक चुके हैं, तो आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। इससे आपका बहुत अच्छे से बेस मजबूत हो जाएगा और आप पेपर में तुरंत टिक करके चले आएंगे राइट आंसर। तो सभी लोग बताएं भाई, लेओगैसी के अनुसार भाषा आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कथन ये क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। और तर्क अर्थ क्या दिया गया है? मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो आपको नीचे बताना होगा कौन सा सही है, कौन सा सही व्याख्या कर रहा है, तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपको 20 जरूर सही करने होंगे, क्योंकि आज के टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्लो है, यानी बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताएं। क्वेश्चन है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, पेपर के समय आपको नहीं का जरूर ध्यान देना होगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना होगा, नहीं इसी तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब आप 89 नंबर पर अटक जाते हैं या 81 नंबर पर अटक जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद जवाब देना होगा। तो बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, तो विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है भाई।
और भी ऑप्शन देख लेते हैं। को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए। यहाँ यही गलत हो गया, वर्गीकरण करने की बात हो गई, और उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए, ये भी देखो नेगेटिव है। को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षक प्रदान करने चाहिए जो समान नहीं है, यहाँ पर दिखा गया है केवल, तो ये कट जाएगा। और अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका प्रतिकरण, यहाँ प्रतिकरण हो गया, किसके आधार पर, अकादमिक, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। उन्हें आपको रटने के लिए नहीं कहना है, प्रत्येक समय पर आधारित प्रश्न नहीं पूछकर उन्हें किसी भी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव, समता। तो बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो अभिकथन और तर्क से दिया गया है। तो अभिकथन ए को हम पढ़ते हैं। गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। और तर्क आर दिया गया है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो सही विकल्प चुनिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? तो समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक स्थिरता, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभिकथन ए और तर्क आर से ये क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया अभिकथन ए हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। ये तो भाई बिल्कुल सही बैठ रहा है। तर्क आर क्या दिया गया है? अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, यानी आपका ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिपेक्ष का समर्थन नहीं करता है? तो नहीं करता है यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, यही जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है? अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती, ये भी सही है। यहाँ पर मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल
मतलब नहीं सही है, तो इसलिए यही पूछा गया है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिकथन और तर्क से है। तो अभिकथन ए दिया गया है, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि विज्ञान को ठीक उसी रूप से पुनर्रूपित करे जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया। और तर्क आर दिया गया है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो सही विकल्प चुने भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आप सीटेट दिसंबर का फॉर्म भरे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग अभिकथन और तर्क पढ़ लिए होंगे और सभी को पता भी चल गया होगा कि ए और आर यहाँ पर दोनों गलत हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित है, कि असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, कि महारत उन्मुख विद्यार्थी, की असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो चारू कोई लड़की का नाम है, वो इसलिए पढ़ती है कि वो केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो असफलता से बचने वाले छात्र सफल होने की उम्मीद नहीं करते, वे बस असफल होने से बचना चाहते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असफलता परिहार विद्यार्थी, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करिए। और इस 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थहीन अनुवाचन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और क्या है, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना, ये सभी सही है। बाकी अर्थहीन अनुवाचन जो है एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सहयोगात्मक और सहकारात्मक, यानी यही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोची चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। तो बताइए भाई बच्चों की नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिचित से परिचित, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम खाली स्थान दिया गया है से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और फिर खाली स्थान दिए गए से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, और
शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ से अपनी तैयारी को चेक करें, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं टेस्ट फॉर्मेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लेकर आपके सामने आता हूं। तो आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। और आपको अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।